हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एडी सक्सेस पॉइंट। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग होता है उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले टर्म आता है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द सम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, मीन सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जहाँ पर भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और उसके साथ कुछ नॉन लिविंग यानी एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, उसको हम एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। जैसे कि स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, और कोई बहुत बड़ा जैसे कि ओशियन हो गया, रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये भी एक इकोसिस्टम हो सकते हैं। कैसे? अगर हम स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करें तो एक बूंद पानी में क्या होगा, यहाँ पे ढेर सारे बैक्टीरिया होंगे, अमीबा होंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वहाँ पे वाटर भी है। तो वाटर क्या हो गया? ए बायोटिक कंपोनेंट, मीन्स नॉन लिविंग, एंड बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया। तो एक लिविंग भी है यहाँ पे और नॉन लिविंग भी है, तो दोनों मिला के एक इकोसिस्टम बना देंगे। ऐसे ही फॉरेस्ट की बात करें तो जंगल में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं। तो यहाँ भी क्या हो गया? एक इकोसिस्टम बन गया। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो दो चीज़ें होती हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? टेम्परेचर, सॉइल, पीएच, एयर एंड रेनफॉल। और बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या होंगे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर को ही हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद से ही बना लेते हैं। तो प्रोड्यूसर में आते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी प्लांट की तरह ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके अपना ये फूड खुद से ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। अर्थ पे जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो ये प्लांट्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर जो है वही सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोड्यूसर को खाते हैं कंज्यूमर्स, और इन्हीं को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये डिपेंड है प्रोड्यूसर के ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको हमने बोला हेट्रोट्रॉप्स। अरे अब कंज्यूमर के तीन टाइप होते हैं, मीन्स कंज्यूमर तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को ही हम हार्बीवोर्स कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाते हैं, मीन्स ये शाकाहारी हैं, ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाएंगे, प्लांट को खाएंगे। जो का एग्जांपल है रैबिट हो गया, डियर हो गया, काऊ हो गया, जो भी प्लांट्स को खाते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, मीन्स हार्बीवोर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी हार्बीवोर्स को खाएंगे कार्निवोर्स, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा। तो सेकेंडरी कंज्यूमर के एग्जांपल है फ्रॉग, फॉक्स, स्नेक। यहाँ पे कोई भी कार्निवोरस एनिमल हो सकता है जो कि हार्बीवोर्स को खाएंगे। अब क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे टर्सरी कंज्यूमर, और टर्सरी कंज्यूमर को हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर। इसमें लायन हो सकता है या कोई भी, ये फूड चेन पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा फूड चेन है, उसमें कितने ट्रॉपिक लेवल हैं। तो उसी में जो लास्ट ऑर्गेनिज्म होगा वही होगा टर्सरी कंज्यूमर, जैसे कि एग्जाम्पल है लायन। अब नेक्स्ट है डीकम्पोजर, मीन्स जब कंज्यूमर मरेंगे, जब ये मर जाएंगे ना टॉप कार्निवोर्स, टर्सरी कंज्यूमर को खाएंगे कौन? डीकम्पोजर। जब ये टर्सरी कंज्यूमर मर जाएंगे तो यहाँ पे सेप्रोफाइट्स आएंगे, डीकम्पोजर, और वो इनकी बॉडी को डीकम्पोज कर देंगे। तो डीकम्पोजर जो होते हैं उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये फीड करते हैं। तो यहाँ पे डीकम्पोजर में ईगल वगैरह भी आते हैं, ईगल हो गया, जो बाज, चील, ये सब होते हैं, वो भी डीकम्पोजर एक तरह से होते हैं, क्योंकि अगर लायन मर जाएगा तो ये उसको खाएंगे। तो ये था कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं? तो इकोसिस्टम मेनली दो तरह का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी मैन मेड इकोसिस्टम। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी दो तरह का होता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब कि जो वाटर में जहाँ पे हो इकोसिस्टम, वाटर में जहाँ लाइफ हो, और टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे हो। तो एक्वेटिक भी दो तरह का होता है, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर का एग्जांपल है रिवर, पॉन्ड, लेक, और मेराइन वाटर यानी खारे पानी का, मेराइन वाटर का एग्जांपल है ओशियन और सी। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर ले तो यहाँ पे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डिजर्ट, ये तीनों इकोसिस्टम है। इन सबको हम फूड चेन में भी अच्छे से समझेंगे। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें, जो मैन मेड है, जो हमने बनाया है, तो उसमें जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल पार्क, गार्डन, पार्क, एक्वेरियम और क्रॉप फील्ड। जूलॉजिकल पार्क क्या है? जहाँ पे जानवर रहते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर होता है,
ऐसे बोटेनिकल पार्क क्या है, जहाँ पे सिर्फ प्लांट्स रहते हैं। और गार्डन, छोटा सा भी गार्डन एक क्या है, इकोसिस्टम है। जो लोग अपने घरों के सामने एक छोटा सा गार्डन बना लेते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। और पार्क जो होते हैं, छोटे छोटे जो पार्क होते हैं जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है। एक्वेरियम, जो ये क्या होता है, जब मछलियों को शीशे के अंदर पानी भर के उसमें रखते हैं, ये एक तरह से डेकोरेटिव मटेरियल, डेकोरेशन के काम आता है। ये भी एक इकोसिस्टम है। वहाँ पे फिश है लिविंग कंपोनेंट, और वाटर क्या है, और वाटर है नॉन लिविंग कंपोनेंट। और लास्ट है क्रॉप फील्ड, मतलब खेत। जो हम एग्रीकल्चर के लिए खेत बोते हैं, खेती करते हैं, वही है क्रॉप फील्ड। तो ये है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, खाने के लिए। तो फूड चेन मेनली दो तरह का होता है, एक एक्वेटिक फूड चेन, दूसरा टेरेस्ट्रियल फूड चेन। अब जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है उसके भी दो टाइप होते हैं, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। तो ये एग्जाम्पल हैं फूड चेन के। तो हम एक एक करके समझेंगे तीनों फूड चेन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रासलैंड फूड चेन। इसी को GFC भी बोलते हैं, यानी ग्रास का जो इकोसिस्टम है वहाँ पे फूड चेन किस तरह का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होंगे वो क्या होंगे, ग्रासेस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोड्यूसर होंगे वो क्या होंगे, ग्रासेस। अब इन्हीं को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। एक फूड चेन में जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ट्रॉपिक लेवल क्या है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन। तो हर एक फूड चेन में जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। तो अब जो ग्रासेस हैं प्रोड्यूसर, तो ग्रासलैंड फूड चेन की बात करें तो इसमें ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट जो होगा वो क्या होंगे, ग्रासेस यानी प्रोड्यूसर। मीन्स किसी भी फूड चेन में जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूसर। जैसे इसमें भी या इसमें भी, किसी भी फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर ही होता है। तो सबसे पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रासेस हैं वो क्या होंगे, प्रोड्यूसर। तो ग्रासलैंड फूड चेन में जो ग्रासेस होंगे वही यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होंगे, यानी प्रोड्यूसर होंगे। और अब इनको खाएंगे कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, मीन्स ग्रासोफर। घास को कौन खाता है, ग्रासोफर, और वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। और ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल थर्ड में कौन आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग, मतलब अब ग्रासोफर को खाएगा फ्रॉग, और ये है ट्रॉपिक लेवल थर्ड। अब फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक क्या है, और ये होते हैं टर्सरी कंज्यूमर। और अब इनको खाएंगे कौन, जो टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर हो, जैसे कि हॉक हो गया, जो चील होते हैं, बाज होते हैं। तो सांप को चील या बाज ये सब खा सकते हैं। तो ये टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर भी कहलाएंगे। और ये इस फूड चेन का लास्ट ट्रॉपिक लेवल है, मीन्स ट्रॉपिक लेवल फिफ्थ है। तो ट्रॉपिक लेवल 3 ऑर्गेनिज्म तक का भी हो सकता है, 4 का भी, 5 का भी हो सकता है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम देख रहे हैं कि 5 ट्रॉपिक लेवल तक के ऑर्गेनिज्म हैं। मीन्स प्रोड्यूसर यहाँ पे ग्रासेस हैं, फिर इनको खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर जो कि ग्रासोफर है, फिर इनको खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि फ्रॉग है, इनको खाएंगे टर्सरी कंज्यूमर जो स्नेक है, और इनको खाएंगे टॉप कंज्यूमर जो कि हॉक है। तो ये है ग्रासलैंड फूड चेन। अब हम सेकेंड देखते हैं फॉरेस्ट फूड चेन के बारे में। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होंगे वो होंगे प्लांट। अब प्लांट को कौन खाएगा, रैबिट खा सकता है या डियर खा सकता है। अब रैबिट कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। अब रैबिट को फॉक्स खा सकता है, यानी वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और फॉक्स को लायन खा सकता है जो कि टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट फूड चेन में प्लांट है, फिर रैबिट है, फिर फॉक्स है, फिर लायन है। अब यहाँ प्लांट को रैबिट की जगह यहाँ पे डियर भी खा सकता है, और फिर डियर को डायरेक्ट लायन खा सकता है। तो ये हो गया फॉरेस्ट का फूड चेन। अब लास्ट हम देखते हैं एक्वेटिक फूड चेन। तो पानी में, तो पानी के अंदर जो फूड चेन होता है उसमें प्रोड्यूसर कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन्स। और जू प्लैंक्टन्स क्या है, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर हैं, इनको खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर यानी जू प्लैंक्टन्स, और इनको खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर यानी स्मॉल फिशेस। अब छोटी मछलियाँ खाएंगे इनको, और फिर छोटी मछलियों को खाएंगे बड़ी मछलियाँ, और ये कहलाएंगे टर्सरी कंज्यूमर। तो एक्वेटिक फूड चेन में प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन्स है, उनको खा रहे हैं जू प्लैंक्टन्स प्राइमरी कंज्यूमर, उनको खा रहे हैं स्मॉल फिशेस जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और इनको खा रही हैं लार्ज फिशेस जो कि टर्सरी कंज्यूमर है। तो ये होता है एक्वेटिक फूड चेन। तो ये 3 तरह के फूड चेन हमने देखा, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। तो ये था फूड चेन। तो अब हम समझेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन, यानी 10% रूल। किसी भी फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है।
तो लिंडमान ने 10% रूल दिया था और इस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। कैसे, इसको हम समझते हैं। तो सन से सनलाइट पड़ता है प्लांट के ऊपर और सनलाइट में ओनली 50% जो सनलाइट होता है वो होता है पार रीजन, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, यानी टोटल सनलाइट का ओनली 50% ही लाइट ऐसा होता है जो फोटोसिंथेसिस करा सकता है। अब इस 50% का भी ओनली 2 to 10% प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। इस जो टोटल सनलाइट पड़ा उसका सिर्फ 50% ही ऐसा था जो फोटोसिंथेसिस करा सकता है। अब उस 50% में से भी सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट, इसी 2 से 10% सनलाइट को प्लांट एब्जर्व करने के बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे और अपने अंदर क्या बनाएंगे, बायोमास मीन्स एनर्जी। यहाँ पे प्लांट अब एनर्जी बनाएंगे फोटोसिंथेसिस करके। तो प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट के अंदर टोटल जो एनर्जी बनेगा उसका ओनली 10% ही नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर जाएगा। और फिर प्राइमरी कंज्यूमर से ओनली 10% ही सेकेंडरी में जाएगा और उसका ओनली 10% टर्सरी में जाएगा। तो ये कैसे होता है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉरेस्ट का फूड चेन है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके और 1000 जूल एनर्जी बनाया। मीन्स ये जो प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस से टोटल एनर्जी 1000 जूल बना। अब इस 1000 जूल का ओनली 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगा अकॉर्डिंग टू 10% रूल। तो अब यहाँ पे 1000 जूल है प्रोड्यूसर के पास, तो इनको खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, तो इनके अंदर भी 10% जाएगा यानी 100 जूल एनर्जी जाएगा। अब इनको प्राइमरी कंज्यूमर यानी रैबिट को खाएगा फॉक्स मीन्स सेकेंडरी कंज्यूमर, तो अब इस ट्रॉपिक लेवल में भी इसका सिर्फ 10% ही एनर्जी जाएगा यानी यहाँ हो जाएगा 10 जूल। और इनको खाएंगे अब लास्ट वाले टर्सरी कंज्यूमर मीन्स लायन खाएगा और इसके अंदर अब इसका 10% एनर्जी जाएगा यानी यहाँ पे सिर्फ 1 जूल एनर्जी जाएगा। तो यही होता है 10% रूल। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी का एनर्जी जो है 90% वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने कामों के लिए उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। मीन्स प्लांट के अंदर जो टोटल एनर्जी बना का 90% पार्ट तो प्लांट ने खुद ही यूज़ कर लिया और सिर्फ 10% एनर्जी को उसने बचाए रखा, जो कि प्लांट को अब जो खाएंगे उसके अंदर 10% ही एनर्जी जाएगा। ऐसे ही जो ये प्राइमरी कंज्यूमर है ये भी उस 10% में से क्या करेंगे, उसका 90% खुद यूज़ कर लेंगे और बाकी का 10% वो भेजेंगे। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। अब इस वजह से किसी भी फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होती है और सबसे कम एनर्जी, सबसे मिनिमम एनर्जी लास्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। लास्ट ट्रॉपिक लेवल वाले के पास सबसे कम मिनिमम एनर्जी यहाँ पे होगी, जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल होगा किसी भी फूड चेन में। तो ये था 10% रूल। तो अब हम समझेंगे फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या है कि जब ढेर सारा फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाए, इंटर कनेक्शन हो जाए ढेर सारे फूड चेन के बीच में, मीन्स यहाँ पे इंटर कनेक्शन हो जाएगा, ढेर सारे फूड चेन जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो वो एक कंप्लीट फूड वेब बना देंगे। यानी एक फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन हो सकते हैं। तो कैसे होगा कि इसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जैसे कि ग्रासेस जो है ये क्या है, प्रोड्यूसर है किसी भी फूड चेन में, सबसे पहले प्रोड्यूसर ही होता है, तो ग्रासेस प्रोड्यूसर है। अब घास को रैबिट भी खा सकता है और माउस भी खा सकता है और ग्रासोफर भी खा सकता है। अगर सपोज यहाँ घास को पहले ग्रासोफर खा रहा है तो इसको खाएगा फ्रॉग, और फ्रॉग को डायरेक्ट हॉक खा सकता है, जो चील होते हैं, बाज होते हैं, तो डायरेक्ट ये खा सकते हैं। या फ्रॉग को पहले स्नेक खा सकता है, जो सांप होते हैं, और सांप को फिर से हॉक खा सकता है। तो एक फूड चेन ये बन गया, एक फूड चेन यहाँ से बन गया। अब ग्रासोफर को बर्ड भी खा सकती हैं, जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं बर्ड्स, और बर्ड्स को फिर हॉक खा सकते हैं, जो चील होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ग्रास को माउस खा सकता है, चूहे खा सकते हैं, और इनको फॉक्स लोमड़ी खा सकती है डायरेक्ट। और फिर घास को रैबिट खा सकता है, खरगोश, और इसको फिर फॉक्स खा सकती है, और फॉक्स को लायन खा सकता है। तो एक फूड चेन यहाँ पे बन रहा है, एक फूड चेन यहाँ सीधे बन रहा है, एक फूड चेन यहाँ बन रहा है, और एक इधर से बन रहा है। तो कई सारे फूड चेन यहाँ पे आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसी को बोलते हैं फूड वेब। जब ढेर सारे फूड चेन एक साथ आपस में कनेक्ट हो जाए तो इसी को बोलते हैं फूड वेब। तो ओजोन डिप्लीशन में सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओजोन लेयर क्या है।
ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज जो सन से आती हैं। तो अर्थ पे सन से डायरेक्ट आती हैं यूवी रेज जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो उन्हीं से हमें ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है और ये यूवी रेज को ऊपर ही ये रोक लेता है, मतलब छान लेता है, फिल्टर कर लेता है। तो ये हमें यूवी रेज से बचाता है ओजोन लेयर। तो सबसे पहले ओजोन लेयर कैसे बनता है ये हम देख लेते हैं। तो सन से आती हैं यूवी रेज और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जब यूवी रेज सन से आती हैं एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से वो टकराती हैं तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, मतलब O2 के दोनों ऑक्सीजन एटम अलग अलग हो जाएंगे। अब ये जो सिंगल एटम है ऑक्सीजन, ये क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाएगा और वो O2 से कंबाइन होगा तो बनेगा O3 यानी ओजोन मॉलिक्यूल। तो एटमॉस्फेयर में जो यूवी रेज आ रही हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रही हैं और ऑक्सीजन वहाँ से जब अलग अलग हो जा रहे हैं तो वही ऑक्सीजन एटम जाके अब O2 मॉलिक्यूल से कंबाइन होके O3 का फॉर्मेशन कर दे रहा है, यानी ओजोन मॉलिक्यूल बना रहा है। और यही ओजोन जो है ये बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। तो एक कंप्लीट एक तरह से ये लेयर बनाते हैं और इसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर, जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती हैं। अब अगर यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे आए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो उससे प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट मतलब मोतियाबिंद हो सकता है, और जो प्लांट में क्लोरोफिल होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर हार्मफुल रेज डायरेक्ट उन पे पड़े तो यूवी रेज के अर्थ पे आने से बहुत सारे नुकसान हैं। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर होता है एटमॉस्फेयर में। अब क्या हो रहा है कि अब ये बहुत सुनने को आता है कि ओजोन में होल हो रहा है, ओजोन होल हो रहा है। तो ओजोन होल क्या है कि सबसे पहले अंटार्कटिका में 1985 में ओजोन होल देखा गया। ओजोन होल है क्या? ये ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसी में कमी हो रही है, वो डिक्रीज कर रहा है, ओजोन लेयर की थिकनेस डिक्रीज कर रहा है, इसी को बोलते हैं ओजोन होल। और फर्स्ट टाइम ये अंटार्कटिका में 1985 में देखा गया था। तो अब हम समझेंगे कि ये जो ओजोन डिप्लीशन है ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है कि ओजोन में होल बन रहा है। तो उसका मेन कारण होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम जो भी AC, रेफ्रिजरेटर, पेंट स्प्रे ये सब जो यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, AC होता है, इसमें एक सिंथेटिक केमिकल होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जब इसमें से निकलता है और ये एटमॉस्फेयर में जाता है तो ये ओजोन मॉलिक्यूल को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, यही ओजोन लेयर को तोड़ता है, यही ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है, O3 को ये तोड़ देता है। तो ओजोन लेयर में होल होने का मेन रीज़न यही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फिर अब इसको कैसे रोका जाए? तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें लगभग सभी कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। और इसमें जो यूनेप है यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने क्या किया कि इसने CFC को बैन कर दिया। 1986 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया और उसके जगह पे इसका अल्टरनेटिव HFC यूज़ करने को बोला गया। इसका अल्टरनेटिव होता है और वो हार्मफुल नहीं होता है। तो CFC को पूरी तरह से बैन करने की मांग रखी गई और उसके जगह पे HFC को या कोई और अल्टरनेटिव केमिकल जो हार्मफुल ना हो तो उसको यूज़ करने के लिए फिर बोला गया। तो ये इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और इसी में CFC को बैन किया गया था। तो ये था ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है उसके कारण। तो CFC ही मेन कारण होता है जिसकी वजह से ओजोन होल बन रहा है। तो अब हम देखेंगे गार्बेज डिस्पोजल, मतलब मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। जो भी कचरा वगैरह होता है, जो भी कचरा, वो कितने तरह का होता है और उसको कैसे साफ किया जा सकता है, उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो दो तरह के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी जो बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, वो इन वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, मीन्स सड़ा गला देते हैं सिंपल भाषा में। तो वो पूरी तरह से उसको सड़ा गला सकते हैं, तो उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डंग, जो गोबर होता है गाय का, भैंस का, वो फ्रूट पिल, जो भी हम लोग फल खाते हैं उसके छिलके जो निकलते हैं उसको फेंक देते हैं, तो वो भी क्या है, वेस्ट है। तो वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक कर देंगे यानी डिकम्पोज कर देंगे।
और कॉटन हो गया, जूट हो गया, पेपर हो गया, तो ये सभी आते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, यानी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर सकते हैं, तो इससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल हैं? प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स जो हम अपने फसलों पे छिड़कते हैं, जो क्रॉप फील्ड में छिड़कते हैं पेस्टिसाइड्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट मेटल्स, रेडियो एक्टिव, ये न्यूक्लियर प्लांट में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर और भी सिंथेटिक फाइबर्स, केमिकल्स, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। प्लास्टिक तो पता ही है, प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये जल्दी सड़ता नहीं है, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अब कुछ वेस्ट डिस्पोजल के मेथड हैं, कैसे हम वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। जैसे कि बायोगैस प्लांट बना दें, इसमें बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें काऊ डंग का यूज करके, और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, यानी एनर्जी के फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं उसको, काऊ डंग को। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो गंदा पानी होता है उसको साफ़ किया जाता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, और पानी को साफ़ किया जाता है और फिर उसको दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है। तो लगभग सभी कंपनियों में ये लगा होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां जैसे फार्मा कंपनी है तो वहाँ भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, और वो अपना जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो वाटर यूज करते हैं उसको रिसाइकल करते रहते हैं। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? खाद बना देना, जिससे कि ऑर्गेनिक खाद जो बनते हैं, गोबर वगैरह है, राख है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उनसे कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। इसमें अर्थवॉर्म का भी यूज़ करते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, तो ये खाद बना के और खेतों में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग, किसी भी चीज़ को रिसाइकल कर लेना। और लास्ट है रीयूज, दोबारा से यूज़ करना। तो ये है वेस्ट डिस्पोजल के मेथड। तो यहाँ पे ये चैप्टर आवर एनवायरनमेंट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू।